इस सेशन में हम लोग वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थिकी के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि यह सिद्धांत मतलब वान थ्यूनेन के जो कृषि अवस्थिकी के सिद्धांत है वह उसको हम कह सकते हैं कि अनुभवाश्रित तथ्यों पर आधारित है। क्यों बोलते हैं अनुभवाश्रित, इसको समझिए। वान थ्यूनेन लगभग 40 वर्ष तक जर्मनी के कृषि फार्म में एज ए मैनेजर कार्यरत थे और उन्होंने अपने कार्य अवधि के क्रम में जो एक्सपीरियंस प्राप्त किया उस आधार पर उन्होंने कृषि अवस्थिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो काफी प्रचलित हुए। गेट इट ना। और हम ऐसे ही बतला हो चुके हैं कि मॉडल्स का ये टॉपिक्स है या एग्रीकल्चर का टॉपिक्स है। लोकेशन का तात्पर्य होता है, लोकेशनल थ्योरी यदि चाहे तो एग्रीकल्चर की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, टू फाइंड आउट मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर, है ना, फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी वेदर इट इज इंडस्ट्री और वेदर इट इज एग्रीकल्चर। तो जैसे वेबर ने इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी की बात की थी तो वान थ्यूनेन ने एग्रीकल्चर लोकेशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, राइट। और ये अनुभवाश्रित विधि पर आधारित है क्योंकि यह सिद्धांत उनके अनुभव पर आधारित है। मतलब इंपीरिकल भी कह सकते हैं, राइट। अब देखिए कि जहां तक कृषि अवस्थिकी के सिद्धांत का प्रश्न है, कुछ शब्द के बारे में स्पष्ट जान ले, राइट। बेसिक नॉलेज यदि होगा तो ऐसी स्थिति में इस सिद्धांत को समझने में काफी आसानी होगी। एक तो पर्टिकुलरली बेसिक एस्पेक्ट ये है कृषि की एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी, माने कृषि तीव्रता क्या है, एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी या सघनता, एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी। ओके, तो एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी यह इंडिकेट करता है कि किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में एक वर्ष में हम कितने बार फसलों को लगाते हैं, इसके फ्रीक्वेंसी को एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे यदि एक वर्ष में एक ही बार लगाते हैं तो एग्रीकल्चर इंटेंसिटी 1 होगा, 2 बार फसल लगाते हैं तो एग्रीकल्चर इंटेंसिटी 2 होगा, 3 बार फसल लगाते हैं तो ये एग्रीकल्चर इंटेंसिटी 3 होगा। ओके, अब आपको बतला दें कि एग्रीकल्चर इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है। तो अनेक फैक्टर है लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है कि पॉपुलेशन प्रेशर, जनसंख्या के दबाव यदि अधिक होंगे तो लोगों के खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हो। तो यही कारण है कि ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या बहुत काफी अधिक है, राइट, वहां एग्रीकल्चर इंटेंसिटी हाई होते हैं। गेटिंग ना। तो एक तो एग्रीकल्चर इंटेंसिटी महत्वपूर्ण है, ये टर्म समझ में आ गया होगा। सेकेंड पर्टिकुलरली जो टर्म है वह है लैंड कैपेबिलिटी, है ना, भूमि सक्षमता उसको हम कहते हैं हिंदी में। ओके, तो लैंड कैपेबिलिटी मृदा के इनहेरिएंट कैरेक्टर को इंडिकेट करता है कि वेदर सॉइल इज रिच और पुअर। गेटिंग वेल ना। उसको हम क्या बोलते हैं, ये लैंड कैपेबिलिटी। गेटिंग वेल। और लैंड प्रोडक्टिविटी जो है यह दूसरे शब्द हैं। लैंड प्रोडक्टिविटी का हम लोग असेसमेंट इकोनॉमी गेन के कंटेक्स्ट में करते हैं। गेटिंग वेल ना। तो जैसे देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का तात्पर्य है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हम किसी भूमि से कितना उत्पाद प्राप्त कर पा रहे हैं, उसके मॉनेटरी पर्टिकुलरली वैल्यू क्या होंगे। जैसे यह आवश्यक नहीं, माने सामान्य रूप से जैसे कैपेबिलिटी के आधार पर मृदा की 3 स्थिति पाई जाती है। एक को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेज, सेकेंड को बोलते हैं कंजर्वेटिव स्टेज एंड थर्ड को बोलते हैं एक्सप्लॉइटेटिव स्टेज। ओके, ग्राउंड स्टेज में मृदा की उर्वरा शक्ति सर्वाधिक है। गेटिंग वेल। ग्राउंड स्टेज में मृदा की उर्वरा शक्ति पर्टिकुलरली सर्वाधिक है। गेटिंग वेल। कम मात्रा में जनसंख्या दबाव कम होता है तो ऐसी स्थिति में, है ना, 1-2 बार ही कृषि कार्य का संपादन करते हैं तो ऐसी स्थिति में मृदा के जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वो मृदा में संचित होते हैं। गेटिंग वेल। उसके बाद है कि कंजर्वेटिव स्टेज, जैसे यदि मान लीजिए कि हम फसल लगाते हैं तो मृदा के न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन प्लांट के द्वारा होता है, तो हम उसके साथ साथ सॉइल इनरिचमेंट की, मृदा समृद्धिकरण के लिए भी वहां पर्टिकुलरली हम लोग बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड इत्यादि का प्रयोग करें, राइट, ताकि वो कंजर्व होता रहे। या एग्रीकल्चर रोटेशन,
है ना, जैसे क्रियाकलापों को यदि चलाते रहें तो इसको हम बोलते हैं कि कंजर्वेटिव स्टेज। ओके, और थर्ड स्टेज है जिसको हम एक्सप्लॉइटेटिव स्टेज कहते हैं। एक्सप्लॉइटेटिव स्टेज का तात्पर्य यह है कि मृदा ने अपने गुणों का लॉस कर चुका है, कि मनुष्य ने बार बार कृषि कार्य के संपादन के द्वारा मृदा के महत्वपूर्ण पोषक तत्व का एब्जॉर्प्शन कर लिया है, गेटिंग वेल ना। लेकिन उसके बावजूद हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड के प्रयोग करके उस मृदा से उच्च उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे पंजाब हरियाणा में जो मृदा है उसने अपने मौलिक गुणों का, उर्वरा शक्ति का क्षय कर चुका है, लेकिन वह केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड के प्रयोग के द्वारा हाई प्रोडक्शन, है ना, इकोनॉमिक रिटर्न हम प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब पंजाब और हरियाणा की जो मृदा है वह एक्सप्लॉइटेटिव स्टेज में है। ओके, सामान्य रूप से ट्राइबल जो क्षेत्र होते हैं वहां जो मृदा होंगे वो बेसिकली ग्राउंड स्टेज में पाए जाते हैं, गेटिंग वेल ना। थर्ड पर्टिकुलरली जो फैक्ट है कि जैसे लैंड यूज पैटर्न को समझिए कि भूमि उपयोग प्रतिरूप क्या है। तो जिस कार्यों से हम भूमि उपयोग का प्रयोग करते हैं उसको हम भूमि उपयोग प्रतिरूप कहते हैं। जैसे उद्योग के लिए करते हैं तो औद्योगिक भूमि उपयोग प्रतिरूप, कृषि के लिए करते हैं तो कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप, अधिवास या घरों के निर्माण करने के लिए बोलते हैं तो अधिवासीय भूमि उपयोग प्रतिरूप। ओके, तो भूमि उपयोग प्रतिरूप क्या है, क्या इंडिकेट करता है आप समझिए। और एक्चुअली एग्रीकल्चरल लैंड यूज में ही क्रॉपिंग पैटर्न है, गेटिंग वेल ना। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब यदि हम, है ना, किसी भूमि का प्रयोग लकड़ी के प्रोडक्शन के लिए करते हैं, राइट, या फिर खाद्यान्न के उत्पादन के लिए बोलते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि फूड ग्रेन के लिए हम एग्रीकल्चरल, है ना, या क्रॉपिंग पैटर्न जो है ना, प्रयोग हो रहा है, तो उसके लिए हम क्रॉपिंग पैटर्न शब्द का प्रयोग करते हैं, राइट। तो ये सब सारे शब्द महत्वपूर्ण है कि क्या क्या है। तो हमने बतलाया कि एग्रीकल्चर इंटेंसिटी वो भी महत्वपूर्ण है, लैंड कैपेबिलिटी भी महत्वपूर्ण है, लैंड प्रोडक्टिविटी को भी जानना महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चरल लैंड यूज पैटर्न क्या है और क्रॉपिंग पैटर्न क्या है ये आप जान चुके हैं। ओके, अब देखिए कि वान थ्यूनेन ने जो संकल्पना का प्रतिपादन किया उसकी दो मौलिक अवधारणा है। हम आपको बतला चुके हैं कि वान थ्यूनेन वॉज जर्मन जोग्राफर हु वर्कड एज ए मैनेजर इन एग्रीकल्चर फॉर अराउंड 40 years, and whatever knowledge he gained, on the basis of this knowledge he propounded the theory known as वान थ्यूनेन्स एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, गेटिंग वेल ना। तो वान थ्यूनेन एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी में दो महत्वपूर्ण अवधारणा है, मतलब दो महत्वपूर्ण मौलिक अवधारणा है, बेसिक एजम्पशन ऑफ द थ्योरी। ओके, तो देयर आर टू बेसिक एजम्पशन ऑफ द थ्योरी। फर्स्ट है, देखिए इसको ध्यान देना है कि बाजार से बढ़ते हुए दूरी के साथ, राइट, एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी में कमी आती है, एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी में, है ना, कमी आती है बाजार से बढ़ते हुए दूरी के साथ, राइट। देयर ऑकर डिक्रीज इन द एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट सेंटर। ओके, यह अवधारणा इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि बाजार केंद्र में ही मुख्य रूप से जनसंख्या का निवास है। तो जो प्लेस, यदि यहाँ पर एक स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, तीसरा स्थान ये है, चौथा स्थान ये P1 है, ये P2 है, राइट, ये P3 है और ये प्लेस P4 है। तो P1 चूंकि बाजार केंद्र के काफी निकट है तो स्पष्ट रूप से वहां जनसंख्या का दबाव ज्यादा होगा, तो एग्रीकल्चर इंटेंसिटी अधिक होंगे। लेकिन P4 बाजार से काफी दूर है तो वहां पॉपुलेशन प्रेशर रिलेटिवली रिड्यूस होगा, तो एग्रीकल्चर इंटेंसिटी भी कम होंगे। ओके, इसीलिए वान थ्यूनेन ने कहा कि बाजार से बढ़ते हुए दूरी के साथ, है ना, कृषि सघनता में एग्रीकल्चर इंटेंसिटी में कमी आती है, गेटिंग वेल ना। इसका मतलब है कि बाजार केंद्र के निकट के जो क्षेत्र होंगे या भूमि होंगे वहां हाई एग्रीकल्चर इंटेंसिटी होगा और दूर के जो क्षेत्र होंगे वहां लो एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी होगा, गेटिंग वेल ना। तो एक तो पर्टिकुलरली ये है। दूसरे जो मौलिक अवधारणा है कि दूसरे बेसिक एजम्पशन, एक तो बेसिक एजम्पशन है कि मार्केट सेंटर से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं एग्रीकल्चर इंटेंसिटी में कमी आई, और दूसरे अवधारणा है कि बाजार केंद्र के चारों ओर, मार्केट सेंटर के चारों ओर 6, है ना, अलग अलग कृषि उपयोग प्रतिरूप
है ना, कि 6 सेकेंडरीय वलय का जनन होता है। ओके, 6 सेकेंडरीय वलय का जनन होता है। देखिए, यह नंबर 1, यह 2, यह 3, ये 4, फिर ये 5 है। ओके, ये 5th है और ये पर्टिकुलरली 6th है। गेटिंग वेल ना? तो बाजार केंद्र के चारों ओर 6 सेकेंडरीय वलय का 5, 5th और 6th। गेटिंग वेल ना? माने बाजार केंद्र के चारों ओर अलग अलग है ना कृषि भूमि प्रतिरूप वाले 6 सेकेंडरीय बलों का जनन होता है। संकेंद्रीय या कॉन्सेंट्रिक इसलिए कहते हैं कि मार्केट इट एट द सेंटर। ओके, और इसी के चारों ओर पर्टिकुलरली जो जोन का फॉर्मेशन हुआ, जो रिंग का फॉर्मेशन हुआ, जो वलय का फॉर्मेशन हुआ, प्रत्येक में अलग अलग प्रकार के है ना एग्रीकल्चरल पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न प्रिवेल कर रहे हैं। ओके, तो मौलिक अवधारणा तो आपको आप समझ में आ गया कि दो ही मौलिक अवधारणा है। एक है कि बाजार से बढ़ती हुई दूरी के साथ साथ एग्रीकल्चर इंटेंसिटी में कमी आती है। स्पष्ट है कि पॉपुलेशन प्रेशर कम होगा तो एग्रीकल्चर इंटेंसिटी भी कम होगा। ओके, और दूसरी अवधारणा यह है कि बाजार केंद्र के चारों ओर 6 कृषि अलग अलग कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप वाले है ना फसल प्रतिरूप वाले 6 सेकेंडरीय वलय का जनन होता है। ओके, संकेंद्रीय इसलिए कहा गया कि केंद्र में बाजार केंद्र है, सब वलय के कॉमन सेंटर पर्टिकुलरली मार्केट सेंटर है। दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड टू संकेंद्रीय और कॉन्सेंट्रिक जोन। ओके, कॉन्सेंट्रिक पर्टिकुलरली जोन। गेटिंग वेल ना? दिस इज जोन फर्स्ट, दिस इज जोन सेकेंड, दिस इज जोन थर्ड, 4th, 5th एंड 6th। ओके, और सब में एग्रीकल्चर के जो काम होंगे ना वो उसके पैटर्न अलग अलग होंगे। गेटिंग वेल? तो ये दोनों मौलिक अवधारणा है। अब देखिए कि वान थ्योरेन ने स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत तभी लागू होंगे। ओके, यह सिद्धांत तभी लागू होंगे जब निम्नलिखित कंडीशनलिटी या शर्तें पूरी होती हो। कंडीशन राइट, ये शर्त पूरी होगी तभी ये दोनों अवधारणा लागू होंगे, अर्थात वान थ्योरेन के एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी पर्टिकुलरली वैलिड होगा। तो कंडीशन क्या है? देखिए, फर्स्ट कंडीशन उन्होंने कहा कि द एरिया शुड बी आइसोलेटेड, है ना, लेटेड, राइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड रीजन, राइट, और आइसोलेटेड स्टेट। ओके, तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि आइसोलेटेड रीजन का तात्पर्य है कि इसी प्रदेश के अंतर्गत एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का प्रोडक्शन हो, इसी में बाजार केंद्र भी हो, जो है ना जो कृषि उत्पादों के खरीद बिक्री का केंद्र हो, और संपूर्ण कृषि उत्पाद का कंजम्पशन भी इसी क्षेत्र में हो। तो ऐसे क्षेत्र को आइसोलेटेड रीजन या आइसोलेटेड स्टेट के नाम से जानेंगे, राइट। इसका तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र का कृषि उत्पाद उपभोग एवं उत्पादन के संदर्भ में बाहरी क्षेत्रों से कोई अंतराकर्षण नहीं हो। ओके, ये ऐसा फील होता है कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी जैसे प्रकृति है ना, प्रकृति को इंडिकेट करता है, कोई गुणों को रिप्रेजेंट करता है। गेटिंग वेल? तो फर्स्ट पर्टिकुलरली है कि द एरिया शुड बी आइसोलेटेड। वह क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र विलग प्रदेश हो, तभी वान थ्योरेन के एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी लागू होंगे। फर्स्ट शर्त तो यह है। दूसरी शर्त है द एरिया शुड बी आइसोट्रॉपिक इन कैरेक्टर। आइसोट्रॉपिक, राइट, आइसोट्रॉपिक रीजन और एरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रॉपिक? तो आइसोट्रॉपिक का मतलब है समांगी या समान भौगोलिक विशेषता का क्षेत्र। तात्पर्य यह है कि चाहे वह बने, अर्थात उस क्षेत्र में स्थलाकृति समानता हो, राइट, एक रूपता हो, उस क्षेत्र की जलवायु दिशाओं में समानता हो, राइट। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग आइसोट्रॉपिक रीजन के नाम से, या समान प्रकार की मृदा हो तो ऐसे क्षेत्र को हम आइसोट्रॉपिक रीजन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ ना? तो उन्होंने कहा कि जब आइसोट्रॉपिक रीजन होगा तभी यह उनके द्वारा प्रतिपादित एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी लागू होंगे। तो एक शर्त उन्होंने रखी कि वह एरिया आइसोलेटेड हो, दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि वह क्षेत्र आइसोट्रॉपिक हो। अब तीसरी शर्त है कि उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में एक ही बाजार केंद्र हो, देयर शुड बी ए सिंगल मार्केट सेंटर, सिंगल
मार्केट सेंटर, मतलब एक ही बाजार केंद्र हो जहां कृषि उत्पादों के विपणन एवं उसके, है ना, अर्थात उसकी खरीद बिक्री का एकमात्र केंद्र, है ना, एकल बाजार केंद्र होगा, मतलब दूसरे बाजार इसमें नहीं होंगे। क्लियर हुआ ना? देयर शुड बी ए सिंगल मार्केट और सेंटर इनसाइड दिस आइसोलेटेड रीजन, और उसी के चारों ओर, वही उसी बाजार केंद्र के चारों ओर ही 6 सेकेंडरी वलय के विकास होने की बात वान थ्यूरेन ने की थी। राइट। उसके बाद फोर्थ है कि ये फर्टिलिटी ऑफ द लैंड शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब भूमि की उर्वरा शक्ति समान हो। ओके। चौथी पांचवी कंडीशन उसने रखी कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड बी द सेम थ्रू आउट द रीजन, मतलब संपूर्ण क्षेत्र में कृषि उत्पादों के, है ना, संपूर्ण क्षेत्र में कृषि उत्पादों के जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उत्पादन मूल्य, ये लगभग समान हो। यह भी एक महत्वपूर्ण शर्त है वान थ्यूरेन की एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी का। गेटिंग वाला? ओके। कि एक्चुअली फिर देखिए सिक्स्थ एजम्पशन उनका था कि द फार्मर शुड बी इकोनॉमिक मैन, मतलब द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर शुड बी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। गेटिंग वाला? जैसे हमने बतलाया था कि व्यक्ति की दो अवस्था होती है, एक है इकोनॉमिक मैन और दूसरा सोशल मैन। इकोनॉमिक मैन का तात्पर्य है कि मनुष्य का सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा, और सोशल मैन का तात्पर्य है कि मनुष्य सोशल ऑब्लिगेशन से प्रभावित होकर काम करता है। तो वान थ्यूरेन ने कहा कि कृषक जो आर्थिक मानव होंगे, मतलब उनके एकमात्र ऑब्जेक्टिव होंगे कि कृषि उत्पादों का उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि लाभ को मैक्सिमाइज करना। ओके। फिर उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का एकमात्र साधन कार्ट और बोट हो, मतलब घोड़ा गाड़ी या नाव हो। गेटिंग वाला? चाहे तो घोड़ा गाड़ी हो या नाव हो। देखिए ये दोनों पर्टिकुलरली जो माध्यम, ये ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम है, ये काफी स्लो है। राइट। इसको ध्यान में रखना होगा जब हम सिद्धांत का एनालिसिस करेंगे। राइट। और नेक्स्ट उनकी अवधारणा, ये शर्त ये थी, राइट, कि पर्टिकुलरली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह वेट एज वेल एज डिस्टेंस के सापेक्ष, है ना, एब्सोल्युटली बढ़ता है, निरपेक्ष रूप से बढ़ता है। परिवहन मूल्य भार एवं दूरी के साथ निरपेक्ष रूप से बढ़ता है। ओके। जब ये सभी शर्तें पूरी होगी, ओके, तभी वान थ्यूरेन की एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी लागू होंगे। उन्होंने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट कर दिया था। अगेन रिपीटिंग, द एरिया शुड बी आइसोलेटेड, द एरिया शुड बी आइसोट्रॉपिक। आइसोलेटेड का मतलब कि बाहरी क्षेत्र से कोई इंट्रैक्शन नहीं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मार्केटाइजेशन एंड कंजम्पशन। आइसोट्रॉपिक मतलब है वो जोन ऑफ होमोजीनियस ज्योग्राफिकल कंडीशन। राइट। उसके बाद एकल बाजार केंद्र हो जो उस विलग प्रदेश के मध्य में स्थित हो। देयर शुड बी ए सिंगल मार्केट एंड दिस मार्केट शुड बी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ दिस आइसोलेटेड रीजन। यदि मान लीजिए कि ये आइसोलेटेड रीजन है तो इसके केंद्र में ही ये मार्केट सेंटर हो। ओके। उसके बाद उन्होंने कहा कि भूमि की उर्वरा शक्ति समान हो, साथ ही साथ कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत संपूर्ण विलग प्रदेश में समान हो। आइसोलेटेड रीजन का हिंदी होता है विलग प्रदेश। ओके। और फिर उन्होंने कहा कि कृषक आर्थिक मानव हो, मतलब उनके सोल ऑब्जेक्टिव होंगे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को अधिकतम करना। ओके। फिर उन्होंने कहा कि परिवहन के माध्यम जो होंगे वह बोट या घोड़ा गाड़ी होंगे। स्पष्ट है कि काफी स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा। गेटिंग वाला? और लास्टली उसने कहा कि परिवहन मूल्य जो है भार और दूरी के साथ निरपेक्ष रूप से बढ़ता है। राइट। सापेक्षित की बात नहीं कि यह भी इनके क्रिटिसिज्म का एक आधार होगा। राइट। बिकॉज यू नो दैट व्हाट इज द रियलिटी इज transportation cost increases with weight as well as distance relatively but not absolutely. Okay. ये शर्त जब पूरी होगी तभी वान थ्यूरेन के एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, है ना, वान थ्यूरेन की एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी जो है वो लागू होंगे। क्या है कॉन्सेप्ट, ये समझ में आ गया ना? व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके। अब देखिए कि इन्होंने जो 6 वलय की बात की थी उसका एनालिसिस किया जाए। ओके। जैसे मान लीजिए कि ये एक मार्केट सेंटर है। राइट।
और इसके चारों ओर यदि इसको मार्केट सेंटर माना जाए तो इसके चारों ओर 6 सेकेंडरी बलों के विकास के वलय के विकास की बात की थी। ओके, 6 सेकेंडरी वलय के विकास की बात, राइट। देयर ऑकर द डेवलपमेंट ऑफ 6 कॉन्सेंट्रिक रिंग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज फिफ्थ वन एंड दिस वन इज सिक्स्थ। ओके, बाजार केंद्र के चारों ओर 6 सेकेंडरी वलय का जनन होता है। कृषि भूमि उपयोग वाले 6 सेकेंडरी वलय का जनन होता है। ओके, जैसे इसमें जोन फर्स्ट है, ये जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, जोन 5, जोन 6 और जोन 7। हाँ, जोन यही पर्टिकुलरली था, है ना, जोन 6। गेटिंग वेल ना। अब देखिए, जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, जोन फिफ्थ एंड जोन 6, इसी जोन की बात उन्होंने की थी। मतलब बाजार केंद्र के चारों ओर 6 सेकेंडरी वलय का जनन होगा। अब यहां पर महत्वपूर्ण है कि 2 तथ्यों पर आप ध्यान दें। ओके, एक तथ्य कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन काफी स्लो है। ओके, और दूसरी बात कि जर्मनी के क्लाइमेटिक कंडीशन को आप समझें कि जर्मन निम्न तापमान वाले क्षेत्र में शामिल है। ओके, मतलब टेम्परेचर वहां कम होते हैं। ओके, तो ऐसी स्थिति में, और ये क्लासिकल थ्योरी है टू बी नोटेड। ओके, जिस समय इस सिद्धांत के प्रतिपादन नहीं किए गए थे, उस समय प्रतिपादन किए गए थे, उस समय रूम हीटर, ब्लोअर इत्यादि प्रिविलेंट नहीं थे। ओके, उस समय हम लोग लकड़ी जला के घरों को गर्म करते थे, राइट। साथ ही साथ लकड़ी का ही, फ्यूल वुड का ही प्रयोग हम खाना बनाने के लिए भी करते थे। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखकर, है ना, एनालिसिस किया जाए बेहतर होगा, राइट। देखिए, जोन फर्स्ट को हम बोलते हैं, जोन फर्स्ट को जोन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल एंड मिल्क, राइट। ये फल, सब्जियां एवं दूध के उत्पादन की पेटी है ये जोन, राइट। किसकी पेटी है? तो यहाँ फल के प्रोडक्शन होंगे, वेजिटेबल के प्रोडक्शन होंगे और यहाँ मिल्क के प्रोडक्शन होंगे। गेट वेल ना। मैंने इस जोन फर्स्ट में फल, सब्जी और दूध के उत्पादन को वरीयता दी जाती है, राइट। क्यों वरीयता दी जाती है, या सका फर्स्ट जोन में ही ये प्रोडक्शन इनका क्यों होता है? आप इसको समझें कि यह शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है, क्लियर ना, उस समय, और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है। यदि मान लीजिए कि जोन 6 में या जोन 5 में इसका प्रोडक्शन करें और घोड़ा गाड़ी या नाव से इसको लाया जाए, तो लाने के क्रम में ही ये नष्ट हो जाएंगे, तो इसके प्रोडक्शन का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाएगा। गेटिंग वेल ना। तो इसीलिए चूंकि ये शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है, और उस समय रेफ्रिजरेटेड और फ्रीज तो था नहीं, तो चूंकि ये शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है, इसलिए इसके उत्पादन जोन फर्स्ट में ही, बाजार केंद्र के निकट वाले क्षेत्र में ही होते हैं। और साथ ही साथ इसके उत्पादन जो है वह, है ना, बाजार के दैनिक मांगों पर आधारित होते हैं। मान लीजिए यदि 50 केजी डिमांड है, तो 50 केजी के अराउंड ही पर्टिकुलर इसका प्रोडक्शन हो। यदि 100 केजी करते हैं तो 50 केजी ऐसे भी नष्ट हो जाएगा, तो कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, राइट, बल्कि घातक की स्थिति उत्पन्न होगी। तो जोन फर्स्ट में, है ना, को फ्रूट, वेजिटेबल या मिल्क की पेटी कहते हैं, राइट। ये शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है, राइट, ये शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है। गेटिंग वेल ना। और इसका ये पर्टिकुलरली बाजार केंद्र के निकट वाले पेटी में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, और इसके उत्पादन की मात्रा बाजार के दैनिक मांगों पर आधारित होती है। गेटिंग वेल ना। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जोन फर्स्ट, इट इज क्लियर ना। And why zone first is subjected under the production of fruit, vegetable and milk? It is also clear because they are perishable good. If they will be produced far from the market center and will be transported up to the market center, it will get destroyed. Okay? So that's why zone first was given priority preference
for the production of fruit, vegetable and milk. Okay, and the production is based on daily demand of the market. Okay, अब देखिए कि जून फर्स्ट में क्या है, क्यों पर्टिकुलरली इसमें फ्रूट वेजिटेबल, इसका लॉजिक भी आप समझ में आ गया, गेटिंग वेल। अब देखिए जून सेकेंड की बात करते हैं कि जून सेकेंड में क्या उत्पादन। देखिए जून फर्स्ट में भी पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है और जून सेकेंड भी पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है ना। जून थर्ड में भी ज्यादा है, उसके बाद भले पॉपुलेशन प्रेशर क्रमिक रूप से घटे, लेकिन ऑलमोस्ट पर्टिकुलरली ये तो बाजार केंद्र के अधिक निकट है। अब देखिए जून सेकेंड में क्या प्रोडक्शन होना चाहिए। ओके, तो जैसे हमने बतलाया कि एग्रीकल्चर से ही खाद्यान्न का प्रोडक्शन होता है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, जिससे भोजन रूपी आवश्यकता की पूर्ति होगी, गेटिंग वेल। और दूसरी बात कि एक तो जर्मन की भौगोलिक दशाओं को देखिए, जलवायु दशाओं को देखिए, निम्न तापीय क्षेत्र है, तो उस समय लकड़ियों का भी काफी महत्व जर्मनी में था। ओके, क्योंकि लकड़ी ही, जलावन की लकड़ियां ही खाना बनाने और घरों को गर्म करने के लिए किए जाते थे, राइट। सामान्य रूप से जब आप पुराने फिल्म को देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे घर में ही पर्टिकुलरली है ना भट्टी इत्यादि का फॉर्मेशन यह पाया जाता है, राइट, घर को गर्म करने के उद्देश्य से। ओके, तो जर्मनी में इसका मतलब है कि हमको चयन करना होगा कि क्या हम जून सेकेंड में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करें या हम जलावन के लकड़ियों का प्रयोग करें। इट इज क्लियर ना। देखिए यदि फूड ग्रेन और जलावन के लकड़ियों का वेट यदि हम मेजर करें तो वेट ऑफ फ्यूल वुड, जलावन की लकड़ियों का भार जो है फूड ग्रेन की तुलना में काफी अधिक होता है, गेटिंग वेल। तो यदि मान लीजिए कि जलावन के लकड़ियों को हम थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ जोन में प्रोड्यूस करें तो उसको लाने में ही काफी खर्चीला होगा, महंगा होगा। और आपको यहां पर स्पष्ट कर दें कि जलावन की लकड़ी सभी व्यक्तियों के आवश्यकता की वस्तु है और इसके प्रयोग खाना बनाने और घर को गर्म करने के लिए किए जाते हैं। तो ऐसे, और चूंकि यह काफी वजनी है, इसका वेट अधिक है, तो यदि बाजार केंद्र से काफी दूर इसके उत्पादन किए जाएं और इसका परिवहन कर इसको बाजार केंद्र तक खरीद बिक्री के लिए लाया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, जो इसको काफी कॉस्टली या खर्चीला या कीमती बना देगा और सामान्य व्यक्ति के पहुंच से दूर हो जाएगा। जबकि ये वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कमोडिटी फॉर द पीपल ऑफ जर्मनी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दिस जोन एंड ऑल्सो इट वॉज द सिंगल सोर्स ऑफ फ्यूल वुड। ओके, खाना बनाने के लिए भी एकमात्र स्रोत यही था। ओके, तो इसीलिए आपको बतला दें कि जून सेकेंड जो है ना, इसको जोन ऑफ, ये जून सेकेंड जो है इसको जोन ऑफ है ना फ्यूल वुड प्रोडक्शन के नाम से, या जून सेकेंड को जलावन के लकड़ी के उत्पादन के क्षेत्र के नाम से या जोन के नाम से जाना जाता है। ओके, जून फर्स्ट में अब देखिए जून फर्स्ट में फ्रूट, वेजिटेबल एंड मिल्क को इसलिए प्रायोरिटी दिए गए थे कि वे शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है, यदि उनको दूर से लाया जाएगा तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए बाजार के निकट वाले क्षेत्र में ही मिल्क, वेजिटेबल एंड फ्रूट का प्रोडक्शन होता है, जो उस बाजार के दैनिक मांगों पर आधारित होता है, गेटिंग वेल। ऑन द अदर हैंड आप देखिए कि जून सेकेंड में जो फ्यूल वुड प्रोडक्शन या जलावन के लकड़ियों की पेटी, जून सेकेंड को द्वितीय पेटी को जलावन की लकड़ी की पेटी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ जलावन के लकड़ियों का उत्पादन इसलिए किया गया या इसके उत्पादन को इसलिए प्रिफरेंस दिए गए, है ना, वरीयता दिए गए, राइट, क्योंकि इसके वेट जो है खाद्यान्न के वेट से काफी अधिक है। ओके, यदि इस वस्तु को दूर बाजार के से काफी दूर से लाया जाए तो उसके परिवहन मूल्य में वृद्धि होंगे। ऐसे भी आप समझ जान चुके हैं, उन्होंने कंडीशन में यह बात की थी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज विथ वेट एज वेल एज डिस्टेंस। तो वेट भी ज्यादा होगा और डिस्टेंस भी ज्यादा होगा तो एक्सेसिवली इसके प्राइस हाइक हो जाएंगे। ओके, ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति इसको नहीं परचेज कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए वान थ्यूरिन ने कहा कि जून सेकेंड में फ्यूल वुड प्रोडक्शन के लिए ही जून सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब देखिए जून थर्ड। देखिए जून थर्ड को जून ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन कहते हैं, है ना। जून ऑफ
जोन ऑफ इंटेंस फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ओके, जोन थर्ड जो है ना, यह देखिए जोन थर्ड भी बाजार की अपेक्षा कितनी निकट है, अर्थात जोन थर्ड पर जनसंख्या दबाव अधिक है, और जब जनसंख्या दबाव अधिक होंगे तो एग्रीकल्चर इंटेंसिटी भी अधिक होंगे, आप जानते हैं, है ना। जनसंख्या दबाव यदि अधिक होंगे तो एग्रीकल्चर इंटेंसिटी भी काफी अधिक होंगे। गेटिंग वेल ना, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी भी काफी अधिक होंगे। ओके, तो इसलिए हम इंटेंस अधिक सघनता की बात करते हैं। ओके, और फूड ग्रेन की बात करते हैं, क्योंकि सेकंड में हमने प्रिफरेंस दिया था बेसिकली फ्यूल वुड को एज कंपेयर टू दैट ऑफ फूड ग्रेन, बिकॉज द वेट ऑफ फ्यूल वुड वॉज एक्सेसिवली मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फूड ग्रेन। लेकिन यहाँ थर्ड में हम फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करते हैं। उच्च दबाव के कारण बार बार हम इस क्षेत्र में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करने के लिए बार बार भूमि का प्रयोग करते हैं, तो परिणाम स्वरूप एग्रीकल्चर इंटेंसिटी बहुत हाई हो गया। और चूंकि यह क्षेत्र जोन थर्ड जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए इसको जोन ऑफ इंटेंस फूड ग्रेन प्रोडक्शन या खाद्यान्न के उत्पादन की सघन, है ना, खाद्यान्न के उत्पादन की पेटी के नाम से इसको पुकारते हैं। ओके, तो जोन फर्स्ट में क्या है, जोन सेकंड में क्या है, जोन थर्ड में क्या है, ये समझ में आ गया। ओके, अब देखिए जोन 4 और जोन 5, इसमें एक बात बतला दें कि जोन 4 को हम टू फील्ड सिस्टम कहते हैं, फील्ड सिस्टम के नाम से जानते हैं, जबकि जोन 5 को हम थ्री फील्ड सिस्टम के नाम से पुकारते हैं। गेटिंग वेल ना, जोन 4 को हम बोलते हैं टू फील्ड सिस्टम और जोन 5 को हम बोलते हैं थ्री फील्ड सिस्टम। बेसिक अंतर क्या है ये समझे। देखिए जोन 4 और जोन 5 में जो कॉमन फीचर ये है कि जोन 4 और 5 दोनों में ओके कुछ पेटी में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होगा, एग्रीकल्चर का क्रॉप कल्टीवेशन होगा, कुछ में हम एनिमल हस्बेंड्री का काम करेंगे और कुछ लैंड को हम बैरन छोड़ देंगे। मतलब क्रॉपिंग होगा, मतलब क्रॉप कल्टीवेशन इस क्षेत्र में, यहाँ पशुपालन होगा, एनिमल हस्बेंड्री के काम होंगे और कुछ क्षेत्र को हम बैरन छोड़ देंगे। यह 4th और 5th दोनों में है, राइट। लेकिन आपको बतला दें कि 4th में क्या होता है कि जो जिस भूमि को देखिए जनसंख्या दबाव काफी अधिक है, राइट। हालांकि जोन 3rd से कम है लेकिन जनसंख्या दबाव तो है ही। तो हम लोगों ने बार बार जब कृषि कार्य का संपादन किया इस बी लैंड पर, इस लैंड पर, तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई, छीन हो गई। अब इस भूमि पर यदि कृषि कार्य का संपादन करें तो उससे लाभ प्राप्त नहीं होगा। इट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल। यदि 100 रुपया इनपुट होता है तो 80 रुपया का ही प्रोडक्ट आउटपुट होगा। तो ऐसी स्थिति में 20 रुपया घाटा होगा क्योंकि सॉइल लॉस्ट इट फर्टिलिटी ना, राइट। तो यहां जो जोन 4 में जो ये क्षेत्र छोड़े गए जोन 4 में, है ना, 4th जोन में, मैंने जोन 4 में वो ये बी जो क्षेत्र को जो बैरन छोड़े गए वह पर्टिकुलरली कंपल्सन था। इट वाज द कंपल्सन बिकॉज दिस जोन हैड लॉस्ट द fertility and it is not economically viable to conduct agricultural activity here. Okay, so either in some part crop cultivation is conducted or some part animal husbandry is conducted. That's why zone 4 is referred to as two field system. Getting well ना? इसको हम क्यों टू फील्ड सिस्टम कह रहे हैं, समझ में आ गया ना। क्योंकि दो ही क्षेत्रों का हम उद्देश्यपूर्ण प्रयोग करते हैं। ओके, बैरन छोड़ना तो हमारी मजबूरी है बिकॉज द लैंड हैज लॉस्ट द फर्टिलिटी। गेटिंग वेल ना? तो वी आर इंटेंशनली यूटिलाइजिंग ओनली टू पार्ट ऑफ द टू फील्ड ऑफ दिस एरिया, वन फील्ड फॉर क्रॉप कल्टीवेशन एंड सेकंड इज फॉर एनिमल हस्बेंड्री ना। दैट्स व्हाई जोन 4 इज रेफर्ड टू एज टू फील्ड सिस्टम। ओके, अब देखिए कि जोन 5 की बात करें। देखिए सेम कैरेक्टर है यहां, जैसे 4 में जोन 4 में हमने कहा कि कुछ एरिया जो है उसमें क्रॉप कल्टीवेशन हो रहा है, कुछ एरिया में एनिमल हस्बेंड्री हो रहा है और कुछ एरिया जो है वह बैरन छोड़ दिए गए, राइट। तो यहां पर देखिए ये 5th जोन है, राइट, जिसको हम थ्री फील्ड सिस्टम कर रहे हैं और इसके लिए हम टू फील्ड सिस्टम का प्रयोग किए थे जोन 4 के लिए।
देखिए एक्चुअली जोन 5 में क्या है, पॉपुलेशन वो बाजार केंद्र से दूर है, पॉपुलेशन प्रेशर कम है। ओके, तब यदि पॉपुलेशन प्रेशर कम है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 3 क्षेत्र है ना, सिमिलर टू दैट ऑफ 4, राइट, 4th जोन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जहां क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं वहां कुछ समय के बाद एनिमल हस्बेंड्री करना शुरू कर देते हैं, और जहां जो बैरन एरिया है वहां क्रॉप कल्टीवेशन प्रारंभ कर देते हैं। मतलब रोटेशन होता रहता है लैंड यूज में। इस 3 प्रकार के क्रियाकलापों में रोटेशन की बात, एग्रीकल्चर रोटेशन की बात करते हैं, ताकि सभी एरिया की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। इसीलिए क्योंकि तीनों भूमि का उद्देश्यपूर्ण, हम बैरन इसलिए छोड़ते हैं कि उसमें उसकी फर्टिलिटी रीगेन, रिक्लामेशन ऑफ द सॉइल हो जाए। ओके, तो ये जो मैंने इसको हम बेसिकली बोलते हैं एग्रीकल्चर रोटेशन की प्रक्रिया हम लोग जोन 5 में एडॉप्ट कर रहे हैं, विथ एन ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन एंड कंजर्व द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड ना। तो इसलिए चूंकि तीनों भूमि का, तीनों पार्ट का यूज कर रहे हैं, इसलिए 3 फील्ड सिस्टम कहा गया। और चूंकि क्रॉप रोटेशन से, एग्रीकल्चर रोटेशन से बेसिकली मृदा की फर्टिलिटी बनी रहेगी, है ना, पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा, इसलिए जोन 5th को जोन ऑफ एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर या इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर के नाम से पुकारते हैं। ओके, देखिए बेसिकली जोन 4 और 5 में क्या डिफरेंस है। जोन 4 में जो बैरन लैंड छोड़ा गया, इट वाज ड्यू टू द इकोनॉमिक कंपल्सन, बट इन जोन 5 में जो बैरन एरिया छोड़ा गया वो विथ एन इंटेंशन टू रिगेन द, है ना, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। गेट इट वेल ना, ये दोनों में अंतर है। तो भाई जोन 3rd इज रेफर्ड टू एज 2 फील्ड सिस्टम एंड जोन 5 इज रेफर्ड टू एज 3 फील्ड सिस्टम। इट इज क्लियर। ओके, अगेन रिपीट करें, जोन 1st को फ्रूट, वेजिटेबल एंड मिल्क प्रोडक्शन की पेटी कहते हैं। जोन 2nd को जोन ऑफ फ्यूल वुड प्रोडक्शन, जलावन की लकड़ी के उत्पादन की पेटी कहते हैं, राइट। जोन 3rd को इंटेंस फूड ग्रेन एग्रीकल्चर के जोन के नाम से जानते हैं। जोन 4 को हम 2 फील्ड सिस्टम कहते हैं। जोन 5 को 3 फील्ड सिस्टम कहते हैं। और जोन 6 जो है, अब जोन 6 की बात करें जाए, देखिए जोन 4th 6 जो है ना, वो बेसिकली जोन 6 जो है वह एनिमल हस्बेंड्री की पेटी है, राइट। ये जो पर्टिकुलरली जोन 5 है ना, ये जो जोन 5 है, ये 6 है, ये जोन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री।